सोचिए, फोरेंसिक साइंस ये वो विज्ञान है जो सच को सामने लाता है, जो सबूतों की जुबान समझता है। लेकिन क्या हो अगर इसी विज्ञान का इस्तेमाल सच को छुपाने के लिए किया जाए? आज हम दिल्ली के एक ऐसे ही चौंकाने वाले केस की पड़ताल करेंगे जहां एक फोरेंसिक की छात्रा ने ही एक परफेक्ट मर्डर का प्लान बनाया, ये सोचकर कि उसका ज्ञान उसे कानून से हमेशा एक कदम आगे रखेगा। चलिए उस रात पर वापस चलते हैं। तारीख थी 5 अक्टूबर 2025। फायर फाइटर्स को दिल्ली के एक अपार्टमेंट में आग बुझाने के बाद एक लाश मिलती है। पहली नज़र में देखने पर यह एक बहुत ही दुखद हादसा लगता है। शायद गैस लीक हुई, धमाका हुआ और एक जान चली गई। लेकिन क्या यह वाकई सिर्फ एक हादसा था या फिर एक बहुत ही सोची समझी साजिश का नतीजा? तो धोखे का एक ऐसा जाल बुना गया था कि क्राइम सीन कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। शुरुआती थियरी यही बनी कि गैस सिलेंडर फटने से यह सब हुआ, लेकिन जैसे ही जांचकर्ताओं ने बारीकी से देखना शुरू किया, धोखे की ये परतें एक एक करके उधड़ने लगी। तो देखिए, कहानी जो बनाई गई थी वो थी एक जानलेवा गैस लीक की, एक भयानक हादसा। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। ये एक प्री मेडिटेटेड मर्डर था, जिसे एक हादसे का नकाब पहनाने के लिए बड़ी चालाकी से डिजाइन किया गया था। और यही वो सच था जिसे फोरेंसिक साइंस की ताकत सामने लाने वाली थी। तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस परफेक्ट मर्डर प्लान के पीछे कौन कौन था। आखिर किसने इतनी शातिर साजिश रची, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? इस कहानी के किरदार कौन थे? देखिए, पीड़ित था 32 साल का रामकेश मीणा, और मुख्य आरोपी, ये बात चौंकाने वाली है, 21 साल की अमृता चौहान, जो खुद फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थे। उसके साथ थे 2 और लोग, सुमित कश्यप और संदीप कुमार। और इस सब के पीछे का मकसद प्राइवेट वीडियो को लेकर किया जा रहा ब्लैकमेल और उसका बदला। और उनका प्लान एकदम किसी क्राइम थ्रिलर की स्क्रिप्ट जैसा, 4 हिस्सों में बटा हुआ। पहला स्टेप, हत्या की साजिश रचना और उसे आग का रूप देना। दूसरा, पीड़ित का गला घोटना और उसे बुरी तरह मारना। तीसरा, एक्सेलरेंट यानी आग भड़काने वाली चीजों से आग लगाना। और चौथा, गैस सिलेंडर को खुला छोड़ देना ताकि लगे कि धमाका उसी से हुआ है। यह सब कुछ सोचा समझा था, अपनी ही पढ़ाई का इस्तेमाल अपने ही जुर्म पर पर्दा डालने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, सबूत हमेशा अपनी कहानी कह ही देते हैं। तो अब बात करते हैं जांच की और देखते हैं कि कैसे ये इतना परफेक्ट प्लान एक एक करके बिखरता चला गया। क्योंकि जब सबूत बोलना शुरू करते हैं तो बड़े से बड़े शातिर दिमाग भी खामोश हो जाते हैं। तो पहला सुराग जो जांच करने वालों के हाथ लगा वो था एक्सेलरेंट। अब ये क्या होता है? सीधी सी भाषा में कोई भी ऐसी चीज जो आग को भड़काने या तेजी से फैलाने के काम आए। और यहां क्या इस्तेमाल हुआ? घी, तेल और वाइन। क्राइम सीन पर जलने का जो पैटर्न था वो किसी भी एंगल से सिलेंडर ब्लास्ट जैसा नहीं था। वो साफ साफ इशारा कर रहा था कि आग को जानबूझकर फैलाया गया है। ये वो पहला धागा था जो साजिश की तरफ ले जा रहा था। और फिर आई वो रिपोर्ट जिसने पूरे केस की तस्वीर ही बदल दी, ऑटोप्सी रिपोर्ट। आमतौर पर यही माना जा रहा था कि मौत आग में जलने से हुई होगी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। मौत की असली वजह थी गला घोटने के निशान और सिर पर किसी भारी चीज से की गई चोट। इसका मतलब साफ था, पीड़ित को आग लगाने से पहले ही मार दिया गया था। तो अब जरा इस फर्क को देखिए, कातिलों ने क्या सोचा था और फोरेंसिक साइंस ने क्या सच निकाला। उन्हें लगा कि सब मान लेंगे कि मौत आग से हुई, लेकिन सच ये था कि मौत आग लगने से पहले हुई, क्योंकि पीड़ित के फेफड़ों में धुएं का एक कण तक नहीं मिला। उन्हें लगा कि जलने का पैटर्न एक धमाके की कहानी बताएगा, लेकिन उसने एक्सेलरेंट के इस्तेमाल का राज खोल दिया। और सबसे बड़ी गलती, उन्हें लगा कि सारे सबूत जलकर खाक हो जाएंगे, लेकिन डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह के निशान पीछे छूट चुके थे। और फिर था सीसीटीवी, जिसने उस रात की पूरी फिल्म ही रिकॉर्ड कर ली थी। एक एक पल का हिसाब। रात 11:50 पर 2 नकाबपोश आदमी फ्लैट में घुसते हैं। 12:30 बजे तक कत्ल हो चुका होता है। 1:15 बजे आग लगाई जाती है और सीन को एक हादसे जैसा दिखाने की कोशिश होती है। और ठीक 1:25 पर दोनों साथी बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए कैमरे में कैद हो जाते हैं। और फिर पुलिस के हाथ लगी एक हार्ड ड्राइव। इस हार्ड ड्राइव ने कत्ल का मकसद शीशे की तरह साफ कर दिया। उसके अंदर थीं 15 से भी ज्यादा ब्लैकमेल वीडियोस।
अचानक इस बेरहम कत्ल के पीछे की वजह सबके सामने थी। और अगर कोई शक बाकी भी था तो वो इस एक डिजिटल सुराग ने खत्म कर दिया। इंटरनेट पर क्या सर्च किया गया था? हाउ टू फेक सिलेंडर ब्लास्ट, मतलब सिलेंडर ब्लास्ट को नकली कैसे दिखाएं। ये एक ऐसा सबूत था जिसने साजिश की हर कड़ी को आपस में जोड़ दिया था। तो यहां आकर कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। जो स्टूडेंट्स सबूतों को पढ़ना और समझना सीख रही थी, वो खुद एक केस स्टडी बन गई। उसके ही बनाए क्राइम सीन को अब दूसरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, ये समझने के लिए कि अपराधी क्या गलतियां करते हैं। और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी? पता चलता है कि आरोपी क्राइम शोज से बहुत ज्यादा प्रेरित थी। उसे लगता था कि वो एक परफेक्ट मर्डर को अंजाम दे सकती है, कि जो टीवी पर देखती है उसे हकीकत में दोहराया जा सकता है बिना कोई गलती किए। तो आखिर इस पूरे मामले से क्या सबक मिलता है? ये केस आज भी क्रिमिनोलॉजी की दुनिया में इतना जरूरी क्यों माना जाता है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये केस कई मायनों में बहुत अहम है। पहली बात, ये बताता है कि किताबों में जुर्म के बारे में पढ़ना और असल में जुर्म करके बचना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। दूसरा, ये केस दिखाता है कि जब फायर एक्सपर्ट्स, डिजिटल एनालिस्ट और फॉरेंसिक साइंटिस्ट जैसी अलग अलग टीमें मिलकर काम करती हैं तो सच को छिपाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि आज ये मामला क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, यह हमें एक बुनियादी सच याद दिलाता है। जुर्म चाहे कितना भी सावधानी से प्लान किया जाए, वो अपने पीछे कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। तो सारे सबूतों और जांच के बाद आरोपियों पर इंडियन पीनल कोड की 3 संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। धारा 302 यानी हत्या, धारा 201 यानी सबूत मिटाना और धारा 120B यानी आपराधिक साजिश रचना। और आखिर में ये केस हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब ज्ञान ही हथियार बन जाए तो ज्यादा खतरनाक कौन है? वो जो उस हथियार को चलाता है, या वो जो उस सच की ताकत को कम समझता है जिसे वो ज्ञान सामने ला सकता है?